हेलो। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में नए आविष्कार और अनुसंधानों के बारे में हमारी इस तीसरी सीरीज में यह पार्ट 3 है। इस सीरीज में मैं आपको आज ईसीजी मशीन की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, इलेक्ट्रोथ्रोसोग्राफ तकनीक के आविष्कार के पहले मुझे किस प्रकार प्राप्त हुई और यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राम की ट्रेनिंग मुझे कहाँ से मिली, मैं इसके बारे में आप सबसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि यह ट्रेनिंग करने की अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिली और कहाँ से मिली। विस्तार से किसी अन्य वीडियो में मैं इन सारी घटनाओं का जिक्र करूंगा, लेकिन यहाँ मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के बारे में ट्रेनिंग और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रीडिंग की तकनीक मुझे कहाँ से प्राप्त हुई। यह सन 1973 की बात है, जब मैं जर्मनी में पढ़ने के लिए गया और जर्मनी के म्यूनिख शहर, जिसे म्यूनखेन कहते हैं, उसमें स्थित सानाटोरियम प्लात्स, जो म्यूनिख से करीब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, एक जगह है जो कार्ल प्लात्स और हर्लाखिंग के बीच में पड़ती है, उसे सानाटोरियम प्लात्स कहते हैं। अंग्रेजी में सेनिटोरियम प्लात्स, सेनिटोरियम प्लात्स कह सकते हैं, चौक कह सकते हैं, सेनिटोरियम चौक कह सकते हैं। और इस यहाँ पर क्रांकेनहाउस फ्यूर नाटूर हाइलवाइसन नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल है जो स्थित है म्यूनिख में। इसी सानाटोरियम प्लात्स स्टेशन के ठीक पीछे की तरफ इस्सार नदी है, उसके किनारे बना हुआ है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड चिकित्सा के लिए जर्मनी में एक प्रयास किया गया जो बहुत पुराना है और संभवतः दुनिया का ऐसा पहला अस्पताल है जहाँ पर कि इंटीग्रेटेड चिकित्सा के लिए प्रयास किए गए और वहाँ पर एक पूरा फुल फ्लेज बेहतरीन किस्म का अस्पताल बनाया गया है जो अभी भी कार्यरत है। मैं 1973 में होम्योपैथी की एडवांस ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया और मैं आपको बता दूं कि मैं आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद विषय से और होम्योपैथी दोनों का ग्रेजुएट हूँ और दोनों के ही प्रैक्टिस के लाइसेंस हैं, एक भारतीय चिकित्सा परिषद से आयुर्वेद के लिए और दूसरा होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से होम्योपैथी के लिए। लिहाजा मुझे दोनों चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान तो है ही, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त सीमित एलोपैथी की दवाइयों के उपयोग की भी अनुमति है। इसलिए मैं तीनों चिकित्सा विज्ञान का बहुत शुरू से ही ज्ञान प्राप्त रहा है। इसलिए जब 1973 में मैं जर्मनी होम्योपैथी पढ़ने के लिए गया तो वहाँ मुझे क्रांकेनहाउस फ्यूर नाटूर हाइलवाइसन में अनुमति दी गई कि मैं वहाँ रह करके होम्योपैथी पढ़ सकता हूँ।
और मेरा यहाँ भारत से जर्मनी तक पहुंचने का रास्ता भी बड़ा रोचक है। धन की कमी के कारण मैं जा नहीं सकता था हवाई जहाज से, उस समय बहुत महंगा था। लिहाजा मैंने ये विचार किया कि मैं भारत से पाकिस्तान को पार करके अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड आदि देशों को पार करके जर्मनी पहुंच सकता हूं। हालांकि ये बड़ा लंबा रास्ता था, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी पढ़ने का मुझे बड़ा जुनून था कि यहाँ तो होम्योपैथी और आयुर्वेद पढ़ ही लिया है, दूसरी दुनिया में जा करके, दूसरे देशों में जा करके पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ किस तरह की प्रगति है। और यही आकर्षण, यही जिज्ञासा, यही ज्ञान प्राप्ति की भूख मुझे जर्मनी की तरफ ले गई। और मेरा जर्मनी जाने का तरीका भी बहुत संक्षिप्त मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में इसके मैं कोई बड़ा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि मैं कहाँ कहाँ किस किस जगह से किस तरह से जा करके जर्मनी तक पहुंचा। तो कानपुर से दिल्ली गए। दिल्ली में जहाँ जरूरी देशों के वीसा थे वहाँ वो वीसा लगवाए अपने पासपोर्ट में। और उसके बाद पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम आपको वीसा नहीं दे सकते हैं। लिहाजा मैंने ये तय किया कि अमृतसर से राजा सांसी एयरपोर्ट से जलालाबाद अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी जाए और वहां से सड़क के रास्ते म्यूनिख की ओर कूच किया जाए। तो कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर में दरबार साहब के दर्शन किए, स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए, वहाँ अरदास की और गुरु जी से प्रार्थना की कि सब सही सलामत ले जाएं। बड़ा लंबा रास्ता है, बड़ा कठिन रास्ता है, तो अच्छी तरह से पार करें। और उसके बाद मैं अरदास करके उनके दर्शन करके स्वर्ण मंदिर से राजा सांसी एयरपोर्ट की तरफ गया और वहां से एरियाना अफगान एयरलाइंस की उड़ान से जलालाबाद काबुल पहुंचा। जलालाबाद होते हुए काबुल पहुंचा। काबुल में मुझे कुछ दिल्ली के बंधु मिल गए, जिनमें से एक सुभाष कोहली थे, एक सतीश कोहली थे और एक अशोक जैन थे। तो ये तीनों लोग ऑस्ट्रिया जा रहे थे, तो हम लोग संयोग से मिल गए। तो वहां से पूरा हमारा कारवां, मेरे साथ में कानपुर से मेरे एक मित्र चंद्र प्रकाश भरतिया भी शामिल हुए थे। तो हम पांचों लोग वहां काबुल में एटलांटिक होटल में ठहरे, जो अफगान न्यूज एजेंसी के ठीक सामने है और अभी भी है वो होटल एटलांटिक। वहां हम ठहरे। उस समय अफगानिस्तान में दाऊद का साम्राज्य था और उस कुछ महीने पहले ही उनका तख्ता पलटा गया था राजा साहब का, और दाऊद साहब आए थे। तो वहाँ फौजें बहुत खड़ी हुई थी, पूरी सड़क पर अफगानिस्तानी सैनिक थे, वही अगरखा और लंबा शलवार पहने हुए और हाथ में स्टेन गन लिए हुए वो टैंकों में सवार थे। तो पहले तो देख करके हम दहशत में आ गए, लेकिन फिर पता लगा कि यह श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको अनुमति दी है, उनको मान्यता दी है, इसलिए भारतीयों के प्रति उनका थोड़ा नरम रुख था। बहरहाल काबुल से होते हुए हम कंधार गए, कंधार से हैरात गए और हैरात से इस्लाम किला बॉर्डर होते हुए ईरान में प्रवेश हुए। ईरान से फिर हम लोग मशहद आए।
मशहद से फिर तेहरान आए, तेहरान से इस्फहान और ये सब पार करते हुए एर्जुरुम जो टर्की का बॉर्डर है ईरान टर्की का, वहाँ आए। और यहाँ बड़े खट्टे मीठे पूरे रास्ते में बड़े अनुभव हुए। कुछ दिन रहे वहाँ पर, जितने दिन का वीसा था, तो रुकते भी रहे वहाँ इन देशों में। और फिर टर्की से फिर हैदर पाशा स्टेशन तक आए, और स्टेशन से फिर इस्तांबुल में, इस्तांबुल से फिर बुल्गारिया, बुल्गारिया से यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, हॉलैंड, पोलैंड, और ये सब देश पार करते हुए ऑस्ट्रिया तक पहुंचे। और ऑस्ट्रिया से फिर म्यूनिख तक का सफर रहा। एक वर्ष मैंने जर्मन भाषा यहाँ कानपुर में पढ़ी थी, स्कूल ऑफ जर्मन स्टडीज में। तो मैं बहुत फर्राटे के साथ में जर्मन भाषा बोलता था, अंग्रेजी भी भाषा बोलता था, और इसलिए बड़ी रास्ते में सुगमता हुई। तो इस तरह हम पहुंचे वहाँ जर्मनी में, म्यूनिख में। वहाँ हमारे मित्र थे, तो उन्हीं के पास सीधे चले गए और वहीं जो है वो रहने लगे। उनके साथ में अनिल अवस्थी जी हमारे मित्र हैं, अभी भी हैं वो वहाँ जर्मनी में, और अपना व्यापार कर रहे हैं। तो म्यूनिख में मैं पहले दिन का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं क्रांकेनहाउस फ्यूर नाटूर हाइलवाइसन में जब पहले दिन पहुंचा, तो मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ा कि मैं इंडिया से आया हूं, और डॉक्टर वाल्टर सीमरमान उस समय शेफार्ड्स थे। शेफार्ड्स का मतलब है, और उनका जो स्टेटस है वो चीफ मेडिकल अफसर या डायरेक्टर के बराबर होता है। शेफार्ड्स का मतलब है चीफ डॉक्टर, आर्स्ट का मतलब होता है डॉक्टर, और शेफ का मतलब होता है चीफ। तो चीफ डॉक्टर आप कह सकते हैं। तो वहाँ डायरेक्टर या उसी लेवल के लोग उनको शेफार्ड्स ही कहते हैं। तो वो डॉक्टर वाल्टर सीमरमान और दूसरे और जो डॉक्टर थे वहाँ, डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन, डॉक्टर शीमेल, और दूसरे अन्य लोग भी थे। तो मेरे साथ में 2 जर्मन डॉक्टर थे, और एक फ्रांस का डॉक्टर था, एक इटली की डॉक्टर थी, और मैं इंडिया से गया हुआ था पढ़ने के लिए। तो हम लोग 5 लोगों का ग्रुप था। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि भारतीय शिक्षा पद्धति और यूरोपियन देशों की शिक्षा पद्धति में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ 98% थ्योरी पढ़ाई जाती है और 2% प्रैक्टिकल कराया जाता है, जबकि यूरोपियन देशों में 98% प्रैक्टिकल होता है और 2% पढ़ाई होती है। तो बिल्कुल उल्टा था। बहरहाल वो हमें बड़ा मजा आया उसमें पढ़ाई करने में, और सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे 5 बजे तक पूरा हॉस्पिटल वर्क देखना पड़ता था। जर्मन डॉक्टरों के साथ काम करते हुए और उनके साथ पढ़ते हुए बड़े आनंद का अनुभव हुआ। वहां जाकर के मुझे जो पता लगा इंटीग्रेटेड चिकित्सा के बारे में, वो मैं किसी अन्य वीडियो में या किसी अन्य सीरीज में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो अनुभव मुझे मिला वो बड़ा आधुनिक और बड़ा वैज्ञानिक तरीके का मिला, और एक तरीके की जो सोच थी वो मेरी बदल गई। यहीं पर ईसीजी मशीन के बारे में मुझे ज्ञान हुआ, और डॉक्टर अब्बी एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनके अंडर में मैं रहा, और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से और हर तरीके से पढ़ाने का और अध्ययन करने का मौका दिया ईसीजी मशीन पर। उस समय 1973 में
भारत में ईसीजी मशीनें दिखाई नहीं पड़ती थी। और मुझे याद है कि ईसीजी कराने के लिए लखनऊ से कोई डॉक्टर कानपुर आते थे और वो एक निश्चित दिन यहाँ शहर के, कानपुर शहर के लोगों का ईसीजी करते थे। अब ये जर्मनी में देखा कि उनके यहाँ ईसीजी की मशीनें इफरात पड़ी थी, यानी उनका ढेर लगा हुआ था और वहाँ उनका उपयोग करने वाला कोई नहीं था। बहरहाल वो वहाँ ईसीजी तो हर रोजाना मरीजों के किए जाते थे और नहीं भी जरूरत थी तब भी किए जाते थे। तो रोजाना उनके ईसीजी होते थे, रोजाना ईसीजी पढ़ते थे। और डॉक्टर अब्बी ने मुझे इसमें पारंगत कर दिया ईसीजी पढ़ाते पढ़ाते। तो जो PQRST वेव्स होती थी उनके बारे में वो बताते थे कि ये नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है। शुरू शुरू में तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं इसमें पारंगत हो गया और ईसीजी के बारे में मैं बड़ा निपुण हो गया और बड़ी निपुणता प्राप्त कर ली। तो मेरी ट्रेनिंग और मेरी प्रैक्टिस क्रांकेनहाउस फ्यूर नाटूर हाइलवाइसन में ईसीजी के विषय में हुई। इसी बीच ईसीजी के साथ में एक्सरे और जो पैथोलॉजी था वो उसके बारे में भी बड़ा ज्ञान मिला। मैं एक बात बता दूं कि ये बड़ा विस्तार का विषय है, इसे किसी अन्य वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। बहरहाल मैंने बहुत संक्षिप्त में आप सबको ये जानकारी दी कि ईसीजी के बारे में मेरा ज्ञान कहाँ से आया, क्योंकि भारत में लोग ये समझते हैं कि उस जमाने में ईसीजी की मशीन नहीं थी, तो इनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो मैं ये प्रारंभिक रूप में शुरू में आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह ज्ञान मुझे क्रांकेनहाउस फ्यूर नाटूर हाइलवाइसन में, जब मैं होम्योपैथी वहाँ पढ़ने के लिए गया हुआ था, तब उसके दरमियान मुझे प्राप्त हुई और बहुत अच्छी प्रैक्टिस मुझे वहाँ करने को मिली, जो शायद मुझे यहाँ भारत में न मिल पाती। तो जो प्रारंभिक आयुर्वेद की तकनीक का विकास हुआ वो इलेक्ट्रो त्रिदोषोग्राफी का नाम मैंने इसीलिए दिया ईसीजी के ऊपर रख करके, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी थी, इसे इलेक्ट्रो त्रिदोषोग्राफी नाम दिया है। तो ये चूंकि इलेक्ट्रो त्रिदोषोग्राफी आयुर्वेदा स्कैन ईसीजी मशीन के ही ऊपर आधारित है, तो इसका तकनीक का विकास ईसीजी से कैसे हुआ वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और जब भारत लौटा तो उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। 1972 में बना हुआ ये मेरा पासपोर्ट है, मेरी शक्ल है और ये सब वीसा लगे हुए हैं। जिन जिन देशों में गया उन इन देशों का वीसा भी लगा हुआ है। ये मेरी शक्ल है आज की और ये मेरी डिग्रियां है, विषय विशारद और वैद्याचार्य की, और ये आयुर्वेदाचार्य का है, रजिस्ट्रेशन है, होम्योपैथी की डिग्री और उसका रजिस्ट्रेशन है। और ये डॉक्टर वाल्टर सीमरमान है, ये जर्मनी का अस्पताल जहां मैंने शिक्षा ग्रहण की है और यहाँ पर होम्योपैथी और इनका सबका ग्रहण किया है। ये मेरा परिचय है। धन्यवाद।